आई एम ऑडिबल। क्वेश्चन पढ़िए फट से, क्वेश्चन पढ़िए। The radius of a rotating sphere decreased by 2%, हाँ। keeping the mass constant. हाँ। The change in its rotational kinetic energy. देखिए एक स्फीयर है जिसकी रेडियस को 2% घटा दिया, एक स्फीयर है इसकी रेडियस को 2% घटा दिया और मास को कांस्टेंट रखा, मास को कांस्टेंट रखा। एक स्फीयर है, अगर कुछ नहीं दिया है तो सॉलिड स्फीयर मानेंगे, और उसके रेडियस को 2% घटा दिया लेकिन मास को कांस्टेंट रखा, ठीक है ना। तो चेंज इन क्या पूछ रहा है? Change in rotational kinetic energy. हाँ, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ रहा है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और क्या बोल रहा है? Assume omega to be constant in this case. अच्छा, अगर ओमेगा को हम कांस्टेंट माने तो क्या होगा? ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ ओमेगा। अगर इसको हम कांस्टेंट माने तो हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। Yes, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m 2/5 mr स्क्वायर, अगर इसको सॉलिड स्फीयर माने तो, है ना। साथ में मास को भी कांस्टेंट कह रहा है, 2/5 तो कांस्टेंट है ही, तो यानी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये 2% चेंज होगा तो 4% चेंज हो जाएगा। आंसर मिलाइए। Yes sir. आ गया? Yes sir. हाँ, सब आएगा। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट बोलिए। What will be the value of maximum acceleration of the truck हाँ। in the forward direction हाँ। so that the block kept on the back does not topple? फिगर दिया है, Yes sir. फिगर दिखाइए, फिगर बनाएंगे। आइए, रुक जाइए, हम देखते हैं। ये एक ट्रक दिया है, ये क्या दिया है? एक ट्रक। ये क्या दिया है? ट्रक। ये पहिया है, ये पहिया, और उसके बाद यहाँ ऐसे पहिया। ये एक ट्रक दिया है, ट्रक पे एक ब्लॉक रखा है। क्या रखा है? Block. एक ब्लॉक। और इस ट्रक का एक्सेलरेशन ए है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ट्रक का एक्सेलरेशन ए है Forward डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये बक्सा जो है इस पर टॉपल ना करे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, पकड़िए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, ये बक्सा इस ट्रक पे रखा है और ट्रक ए एक्सेलरेशन से आ रही है। तो पहला प्रश्न ये है कि हाँ, कि ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ये कौन सा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि एक्सेलरेटेड है। तो सर इसमें सूडो फोर्स लगेगा ना? हाँ, स्यूडो फोर्स, बस वही लगेगा। अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता है। Yes, sir. तो उसको इनर्शियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्यूडो फोर्स ऐसे लगा लेते हैं। Yes sir. स्यूडो फोर्स कितना लगाएंगे? अगर इस गुटके का मास m है तो m इंटू a का स्यूडो फोर्स लगा दिए। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? इनर्शियल। Yes sir. अब इनर्शियल हो गया, ठीक है ना। स्यूडो फोर्स का सारे कॉन्सेप्ट हम पहले समझा चुके हैं। वो ये सबसे अच्छा सवाल था, है ना। अभी तक जो सवाल उसमें अच्छा सवाल है ये, है ना। तो अब आप देखिए इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? m में इधर स्यूडो फोर्स और mg इधर। इन दो फोर्सेस के प्रभाव से ये टॉपल ना करे, बस यही देखना है, ठीक है ना। और कुछ दिया है? ये सब दिया है, ये सब दिया है। डायमेंशंस Yes sir. क्या दिया है? सर ट्यूब बना हुआ है B B A. हाँ, तो कैसे? ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस कितना है? सर वो A है। ये डिस्टेंस ए है, चलिए यहाँ से यहाँ तक ए है। और ये डिस्टेंस कितना दिया है? सर B. बी। चलिए अब लग जाएगा। तो अब आप देखिए, नो सर H है वो B नहीं H है। अच्छा ये एच है, अब लग जाएगा। देखिए और से देखिए, ये टॉपल कब नहीं करेगा? जब इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क 0 होगा। Yes sir. जब इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क 0 होगा तो टॉपल नहीं करेगा। और इस पॉइंट के अलाउंग मैंने अभी कुछ डिस्कशंस नहीं किए हैं, वो डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। जैसे जैसे टॉपल करने की सिचुएशन आती है वैसे वैसे क्या होता है? वेट इधर की ओर एक्ट करता है, वेट वही एक्ट करता है, नॉर्मल इधर की ओर एक्ट करता है। नॉर्मल क्या होता है? किनारे की ओर एक्ट करता है। और मैक्सिमम नॉर्मल यहाँ पे एक्ट कर सकता है। नॉर्मल एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये मैंने वीडियोस में दिया है, ऑफलाइन में समझाया है कि नॉर्मल क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नॉर्मल कैसा फोर्स है? बोलिए। नॉर्मल क्या कैसा फोर्स है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है ना। Yes sir. तो जैसे जैसे मान लीजिए कि इसकी टॉपल करने की संभावना होती है, यानी कि पलट जाने की संभावना होती है, वैसे वैसे नॉर्मल शुरुआत में जब रखा हुआ तो नॉर्मल यहाँ से एक्ट करेगा वेट के ठीक अगेंस्ट, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे पलटने की संभावना होगी, पलटने की संभावना किधर से है? इधर से पलटेगा, इधर से पलटेगा। तो जैसे जैसे पलटने की संभावना होगी नॉर्मल एडजस्ट करता है, नॉर्मल पूरी कोशिश करता है कि ना पलटे। तो शुरुआत में जब केवल रखा हुआ है
और एक्सेलरेटेड फ्रेम पे नहीं है, रेस्ट पे है, तो नॉर्मल यहाँ से लगेगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सेलरेटेड फ्रेम पे आता है तो नॉर्मल इधर शिफ्ट करता है और मैक्सिमम नॉर्मल यहाँ तक आ जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद तो नहीं आ सकता, तो मैक्सिमम नॉर्मल यहाँ से आता है, उसके बाद भी अगर बैलेंस नहीं कर पाया नॉर्मल तो क्या होता है, तो बक्सा पलट जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको आपने मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से मान सकते हैं, यस सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से मान सकते हैं, तो इसको आपने मान लिया इस एंड को। अब इस एंड से 3 फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, इस एंड को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, तो नॉर्मल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू इसी पॉइंट से ऊपर की ओर है, तो उसके द्वारा टॉर्क तो 0 हो गया। अब इसके द्वारा टॉर्क और इसके द्वारा टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो तो वो नहीं गिरेगा। अगर इसके द्वारा टॉर्क, तो अब इसके द्वारा टॉर्क क्या होगा, एम इनटू दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके द्वारा जो टॉर्क है एम इनटू दिस डिस्टेंस है, और इसके द्वारा जो टॉर्क है जो दिस इनटू दिस डिस्टेंस है। बात समझ आ गई? ये टॉर्क हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये टॉर्क कहाँ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है, ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये जो एमएफ टॉर्क लगाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा, ये टॉर्क जो लगाएगा वो क्लॉकवाइज लगाएगा। और नॉर्मल मैक्सिमम इस मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक शिफ्ट कर सकता है। बात समझ आई? अगर यहाँ तक मैक्सिमम शिफ्ट कर सकता है, ठीक है ना। नॉर्मल इस पॉइंट पे आ गया तो इस पॉइंट पे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज करते हैं, नॉर्मल के द्वारा टॉर्क 0 हो गया। अब इन दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। और उससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है, एमजी फोर्स तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं। इसके द्वारा लगने वाला टॉर्क तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आने पे हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ने से इसके द्वारा लगने वाला टॉर्क बढ़ जाएगा। तो इसके द्वारा लगने वाला टॉर्क बढ़ जाएगा तो गाड़ी, ये ब्लॉक जो है ऐसे टॉपिक करेगा। अब बात समझो, ये डिस्कशन में पहले कर चुका था। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करके सवाल लगाओगे ना, तो इससे मिलता जुलता दूसरा सवाल आएगा तो लग जाएगा। और केवल सवाल लगाओगे, केवल आंसर सुनोगे, आंसर आ जाए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, उसके बाद मिलता जुलते क्वेश्चन आते हैं लेकिन। तो अब वही बात हम बैलेंस कर दी, ये बात तुमको 5 सेकंड में सोच लेनी है। कितने में सोचनी है? 5 सेकंड के अंदर पढ़ते ही। अब तुम बराबर करो, ma इंटू h/2, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, इज इक्वल टू mg इंटू क्या है, ये a/2, mg इंटू a/2। तो ये कट गया, mm कट गया, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन क्या हो गया, ag/h। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या हो गया, ये ma और ये mg है, ये एक्सेलरेशन भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। ऐसा कैसे होगा? देखो क्या दिया है सर, हाइट है, ये हाइट h है, यस सर, और ये डिस्टेंस क्या है? सर वो तो ए दिया है, ब्लॉक के अंदर है। अच्छा, ये डिस्टेंस a दिया है, यस सर। और एक्सेलरेशन को अल्फा कहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ कहा नहीं है। हाँ चलिए, ऐसा कुछ कहा नहीं है तो एक्सेलरेशन को अल्फा मान लें, क्योंकि दोनों a हो जा रहा है। तो ma इंटू h/2, m अल्फा इंटू h/2, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू ag/h, ये आंसर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू ag/h। आंसर चेक करो, यस सर। आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस सर। बढ़िया सवाल था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन के सवाल है, फटाफट पढ़ो, उसको हम सॉल्व कर दें फटाफट। नेक्स्ट पढ़ो। Find the position of center of mass from base from a solid hemisphere of radius 16 centimeter. हाँ, फाइंड द सेंटर ऑफ मास From base for a solid hemisphere of radius 16 अरे centimeter. पास्ट ईयर से क्वेश्चन पढ़ो ना, आप जो बोले वही पढ़ रहा हूँ। यहाँ से पढ़ो शुरू से। For inelastic collision हाँ, between two spherical rigid bodies. फॉर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडी, दो स्फेरिकल रिजिड बॉडी है, शुरू से पढ़ो। दो स्फेरिकल रिजिड बॉडी है, फिर उसमें क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पहला है हाँ। the total kinetic energy is conserved. दो स्फेरिकल बॉडी है, उनकी इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या पूछा है? दो स्फेरिकल बॉडी है, उनका इलास्टिक कोलिजन, फिर The spherical rigid bodies बस सब उसके आगे डैश लगा के ऑप्शन दिए 4. क्या ऑप्शन पढ़ो। पहला है सर the total kinetic energy is conserved. अगर इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। दूसरा, दूसरा सर the total potential energy is conserved. हाँ वो कोई जरूरी नहीं है। The linear momentum is पहला ऑप्शन आंसर है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। no sir. तीसरा है सर the linear momentum is not conserved. पहले बताओ क्या दिया है, इलास्टिक कोलिजन दिया है कि इनइलास्टिक कोलिजन दिया है?
इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में कहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? पहले ही बताए थे, पढ़ाते समय ही बताए थे कि फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो या परफेक्टली इलास्टिक हो, तीनों में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम वाला ऑप्शन है सर है। हाँ, तो वही मार दो। द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। हाँ, आंसर मिला हो। यस सर। सही है ना? यस सर। चलो सब आएगा। नेक्स्ट पढ़ो। Two bodies of mass 1 kg and 3 kg टू बॉडी ऑफ मास 1 kg and 3 kg 1 kg और 3 kg, दो बॉडी है, इनका मास 1 kg और 3 kg है। have position vector I cap आई कैप plus 2j cap 2j कैप plus k cap प्लस k कैप and minus 3i cap माइनस 3i कैप minus 2j cap माइनस 2j कैप plus k cap प्लस k कैप। respectively। दो बॉडीज हैं जिनके पोजीशन वेक्टर इतने इतने हैं। Yes, sir. ठीक है। The center of mass of this system has a position vector। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये पूछा है। Yes sir। तो देखिए, ये r1 है पहली बॉडी का पोजीशन वेक्टर और r2 है दूसरी बॉडी का पोजीशन वेक्टर। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r पूछा है, तो मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूला दिया था RCM = m1r1 + m2r2 / m1 + m2। बस तो फॉर्मूला बताया था ना। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो r सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? m1r1, m1 1 है तो i + 2j + k, ठीक है ना। और m2r2 क्या है? +3 - 3i - 2j + k अपॉन m1 + m2 क्या हो जाएगा? 4। m1 + m2 3 + 1 4। बस यही आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -9i तो -9 - 8i हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आई है, फिर 2j और -6k तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? 2j और -6k तो क्या हो जाएगा? -4k। ये क्या हो जाएगा? -4j, ठीक है ना। -4j हो जाएगा। और फिर ये क्या है? ये क्या है? k और प्लस 3k, ये हो जाएगा 4k, ठीक है ना। 4k/4। तो इस तरीके से हो जाएगा -2i - j -2i - j और प्लस k। आंसर चेक करो। Yes sir। आ गया ना? Yes sir। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। Yes sir। कहाँ थे? हैं? चले गए। अच्छा, तो ये आंसर हो गया -2i - j + k। हो गया ना। अब नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। An explosion blows हाँ, a rock into 3 parts। एक एक्सप्लोजन है जिससे एक ब्लॉक जो है 3 पार्ट्स में टूट जाता है। 2 parts go off at right angle to each other। टूट जाएगी। एक एक्सप्लोजन है जिससे क्या होता है? एक ब्लॉक 3 पार्ट्स में टूट जाता है। एक एक्सप्लोजन होता है, गौर से देखिए, एक एक्सप्लोजन होता है जिससे एक ब्लॉक 3 पार्ट में टूट जाता है। एक एक्सप्लोजन होता है जिससे ब्लॉक क्या होता है? 3 पार्ट में टूट जाता है। फिर 2 parts go off at right angle to each other। 2 पार्ट्स राइट एंगल पे जाता है। फिर These two are 1 kg first part moving with a velocity of 12 meter per second। 1 kg 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा Sir 12 meter per second। 12 मीटर पर सेकंड। फिर And 2 kg second part moving with a velocity 8 meter per second। 2 kg सेकंड पार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। If the third part flies off with a velocity of 4 meter per second, अगर थर्ड पार्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है तो so its mass would be। इट्स मास वुड बी। खूब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन का सारा कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैं बताया ना हूँ जो मेरे वीडियो में ना हो। अब तक नहीं आया, आगे भी नहीं आया, सब आएगा, ठीक है ना। लाइन से चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए, एक स्फीयर है जो फट गया 3 पार्ट में। एक पार्ट का मास 1 kg है, दूसरे पार्ट का मास 2 kg है। दोनों मासेस परपेंडिकुलरली गए और तीसरा पार्ट 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गया और तीसरे पार्ट का मास पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब वो फटा तो इसमें कौन से फोर्सेस लगे? इंटरनल फोर्स लगे कि एक्सटर्नल फोर्स लगे? इंटरनल फोर्स लगे। और इंटरनल फोर्स से क्या लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? जब वो फटा, मान लीजिए कोई बम है, कोई ब्लॉक है, वो फट गया तो कौन सा फोर्स लगे? इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल से लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? हाँ, बस वही बात है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है, यही फाइनल कर दो। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? एक मास गया 1 kg से 12 मीटर पर सेकंड 1 kg, ठीक है ना। और दूसरा मास गया किससे? 8 मीटर पर सेकंड, 2 kg, और परपेंडिकुलर गया। तो नेट लीनियर मोमेंटम क्या हुआ? ये हुआ। नेट लीनियर मोमेंटम ये हो गया, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर।
तो ये कितना हो गया 12 1 कम 12, 1 kg मास है, स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है। Yes, तो sir. ये लीनियर मोमेंटम हो गया 12 और ये लीनियर मोमेंटम क्या हो गया 8 दूनी 16, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। ये क्या हो गया 8 दूनी 16, तो 12 और 16 का रिजल्टेंट कितना होता है? 12 और 16 का रिजल्टेंट कितना होता है अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये ना होता है? Yes, sir. बरोबर, ये मोमेंटम होता है, ठीक? 44 प्लस हाँ, तो ये मोमेंटम हो गया। वो इन दोनों मासेस का फाइनल मोमेंटम इतना हो गया। अब इतना ही इस मास का अपोजिट डायरेक्शन में हो तभी तो फाइनल मोमेंटम 0 होगा। Yes, sir. फिर से सुनो यार, एक बम है, एक ब्लॉक है, वो ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट किया तो क्या हुआ? कौन सा फोर्स लगा? इंटरनल फोर्स लगा। इंटरनल फोर्स से क्या लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? नो सर, नहीं चेंज होगा। इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या था? वो रेस्ट पे था 0, तो फाइनल भी क्या होगा? 0। 0 तो अब फाइनल भी 0 होगा, तो फाइनल में दो ब्लॉक का दिखा दिया इतना है और दोनों परपेंडिकुलर है। एक का लीनियर मोमेंटम इधर दिखा दिया और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो लीनियर मोमेंटम होगा उसके अपोजिट अगर तीसरे ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम है तभी तो नेट लीनियर मोमेंटम फिर फाइनल 0 होगा। Yes. बस वही करना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इतना आ गया और इन दोनों का रिजल्टेंट बराबर मास ऑफ थर्ड ब्लॉक इनटू स्पीड ऑफ थर्ड ब्लॉक। इससे मास ऑफ थर्ड ब्लॉक निकल जाएगा। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 144 144 प्लस 16 क्या होगा? 256। यस सर 256 होता है, तो 256 और 4 कितना होगा? 260। 300 400, 400 का रूट कितना होगा? 20 और 20 यहाँ आ जाएगा। दिस इक्वल टू m into 4। दिस इंप्लाइज दैट 20 by 4 क्या हो जाएगा? 5 के लिए आंसर होगा। आंसर चेक करो, यस हैं? आंसर चेक करो, हां सर 5 के लिए आ गया ना? यस सर कॉन्सेप्ट समझ गया ना? यस सर सब ऐसे लगेगा। कॉन्सेप्ट तैयार करो कि हाँ भाई ऐसे है तो आगे भी ऐसा ही आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है ना? यस सर कर लोगे? Yes. तब एक दो सवाल और करो। A ball moving with velocity 2 meter per second. एक बॉल है जो किस स्पीड से मूव कर रही है? 2 meter per second. हाँ, फिर Collides head on with another stationary ball हाँ. of double the mass. हाँ If the coefficient of restitution हाँ. is 0.5, हाँ, then their velocity in meter per second after collision will be. फिर से पढ़ो क्वेश्चन। A ball moving with velocity 2 meter per second. एक बॉल है जो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है? Collides heads on with another stationary ball of double the mass. एक स्टेशनरी बॉल है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है Yes. और उसका मास ट्वाइस है और इसका मास कितना है? m है। Yes. आके इससे टकरा जाती है। फिर If the coefficient of restitution is 0.5, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 है तो then their velocity in meter per second after collision will be. तो इनकी वेलोसिटी v1 v2 क्या होगी? v1 v2 क्या होगी कोलिजन के बाद? ये सवाल में पूरा आंसर मैं नहीं निकालूंगा, मैं मेथड बता दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करो, निकल जाएगा। देखो ये बॉल m मास की है और एक बॉल है जो स्टेशनरी खड़ी हुई है और 2m मास की है। ये m मास की बॉल जो है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे से टकरा जाती है और इस टकराने में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाफ है। इस टकराने बंद करती है इसको। इस टकराने में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाफ है। तो बताइए टकराने के बाद दोनों की स्पीड कितनी होगी? बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये कोलिजन किस तरीके का है? इलास्टिक कि इनइलास्टिक? Elastic. इलास्टिक होता तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 होता ना? Inelastic. इनइलास्टिक में 0 से 1 के बीच है। Yes, sir. तो कोलिजन क्या है? इनइलास्टिक, Yes. यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना? Yes. मोमेंटम कंजर होगा। तो बस मोमेंटम कंजर कर दो। अगर ये m मास की बॉल 2 स्पीड से आती है तो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना था? ट्वाइस है, Yes sir. ठीक है ना? मान लो टकराने के बाद इसकी स्पीड v1 हो जाती है, इसकी स्पीड v2 हो जाती है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m into v1 और प्लस ट्वाइस m into v2। Yes. बात समझ में आ गई? ये पहला इक्वेशन बन गया, mm कट गया। दिस इंप्लाइज दैट 2 is equal to v1 plus 2v2। ये पहला इक्वेशन बन गया। बन गया ना? Yes sir. बन गया बेटा? अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 0.5 यानी हाफ। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। Yes. तो माइनस क्या हो गया? माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 अपॉन u2 माइनस u1, है ना? ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो u1 की वैल्यू 2 दी है और u2 की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये क्या हो गया? माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 क्या है? u2 क्या है? 0 है और u1 क्या है? अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो u1 क्या है? 2, तो -2 हो गया।
हाँ समझ में आ गई? Yes, sir. ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया और ये 2 2 कट गया, ठीक है ना? Yes, sir. तो V2 माइनस V1 1 आ गया, V2 माइनस V1 कितना आ गया? 1 आ गया। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करो और तुमको V1 V2 की वैल्यू निकल जाएगी। बस समझ में आई? समझ में आई नहीं? 100% समझ में आई नहीं? समझ में आई? Yes, sir. एकदम क्लियर है, कर लोगे? Yes, sir. अब नेक्स्ट एक बार फिर बता दीजिए। अरे यार, ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है 2m मास की, ये बॉडी है m मास की, ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे से टकरा जाती है, ये रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है ना? तो टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी? अगर कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू हाफ है, यही ना पूछ रहा है? वैसे जब टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगा? नहीं, टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है ना? या अगर जाएगा तो इस इक्वेशन से आ जाएगा। अगर टकराने के बाद जो भी जाएगा, हमने तो वो बात पुट की जो कह रहा है, जो फंडामेंटल है वो मैंने पुट किया। अगर V2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, V2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो उस डायरेक्शन में आ जाएगा। हमको तो नहीं पता है ना, हमने तो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से बातों को पुट कर दिया है। तो बातों को पुट करने में इतनी बात समझ गए, E की वैल्यू हाफ है। अब देखो E की वैल्यू हाफ का मतलब है कोलिजन कैसा है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो मोमेंटम को कंजर्व किया पहला इक्वेशन बना, फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमने बनाया, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको सॉल्व किया तो V1 V2 में एक और इक्वेशन आ गया, और दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व किया, V1 V2 की वैल्यू निकाल लिया। अगर टकरा के वापस जाएगी तो V2 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा सर, हाँ आप समझाते कि एक छोटा पत्थर अगर बहुत भारी पत्थर है, यहाँ m और 2m मास के केस में, हाँ बस अच्छा लगा हमको, उनको ध्यान है। मेरी कही हुई हर बातों को एकदम ध्यान में रखो और उतने से ही सब सवाल लग जाएंगे। अब तक लगे हैं, आगे भी मैं उन्हीं बातों से लगा के दिखाऊंगा। ये नहीं कि मैं किसी और बात का इस्तेमाल करूँगा, किसी और बात का इस्तेमाल करूँ तो बोलो। और जितने भी क्वेश्चंस आए, जितनी मेरी वीडियोज़ हैं, जितनी मेरी बात है, उसी से अब तक लगे हैं। अब एक के बार में सब मैं दिखा दूंगा, मेरे पास वो नहीं ना है दिव्य दृष्टि की तुरंत दिखा दूँ भगवान कृष्ण की तरह की, ये देखो सारा ब्रह्मांड। धीरे धीरे चलो और धीरे धीरे तुम अंत तक पाओगे कि जो हम बोलेंगे हमको वो अच्छा लगा, तुमको याद है। एक बहुत हैवी मास से आके टकराता है तब लौट जाता है उसी स्पीड से, लेकिन इस केस में बहुत हैवी मास नहीं ना है। 2m मास जो है m मास के रिस्पेक्ट में बहुत हैवी नहीं है, आधा ही ना है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में पुट करोगे, आंसर आएगा तब बात होगी, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कर लो और हम जाए। कितने क्वेश्चन हुए? 4 4 क्वेश्चन होगा, एक और कर दो बस, और फिर बाकी कल इसको हम खत्म कर देंगे। सुनो, कल ये पार्ट खत्म और कल से हमारा IIT मेंस और एडवांस करना शुरू कर देंगे। और इन 2 चैप्टर्स के IIT मेंस और एडवांस जितना जल्दी तुम लगा पाओगे, जितना जल्दी समझोगे उतना तेज हो जाएंगे। तो लगा पाओगे, उसके हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो तुम लोग बताओगे तुम्हारी चॉइस का होगा, ठीक है ना? जब मैं यहाँ आ जाऊँ तो बताना, तुरंत मैं स्टार्ट करूँगा। रेडी? ये स्टाइल है, जब मैं यहाँ आ जाऊँ तो बताना, और तुरंत वो चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। फिर उसका यही मेन सुन सब लगा के फिर आगे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पढ़ो, आखिरी क्वेश्चन है आज का, पढ़ के किनारे करो। 5 क्वेश्चन केवल इस चैप्टर के हुए हैं। यस सर। कि सब मिला के 5 हुए? नहीं सर, 2 उधर है, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए ना? यस सर। एक और कर दो, 8 कर दिया जाए, कल इसको फाइनल कर वही देंगे। सर, 5 को लेके स्टार्ट होगा। 7 हो गया ना? एक और कर दो। 2 particles which are initially at rest. 2 पार्टिकल्स हैं जो इनिशियली रेस्ट पे हैं, 2 पार्टिकल्स हैं इनिशियली रेस्ट पे हैं, फिर moves towards each other under the action of their internal attraction. हाँ, तो मान लीजिए 2 पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं अपने इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से। इंटरनल अट्रैक्शन कई तरह से हो सकता है। मान लीजिए दोनों पे चार्ज है, कोई नेचर पे, तो मूव कर सकते हैं। दोनों बहुत बड़े मास हैं तो अट्रैक्ट करके एक दूसरे की ओर आ सकते हैं, ठीक है ना? तो 2 पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर 2 पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल? इंटरनल फोर्स है, बहुत सही। तो इंटरनल फोर्स में मोमेंटम कंजर्व रहता है कि नहीं रहता है? सर इंटरनल से हाँ, का कंजर्व रहता है। हाँ कंजर्व रहता है। जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो नहीं चेंज होगा। Yes, sir. और इंटरनल फोर्स तो सब बात जितना हम बनाए उतना बता दो। और इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास चेंज होता है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज होता है नहीं। एक्सटर्नल लगे तभी चेंज होगा। हाँ, बस इतनी बात सुनते ही दिमाग में आ जानी चाहिए। Yes, sir. वही मेरी बताई हुई बातों को तड़ से तुम रिकॉल कर दो, बस बात खत्म। और जितना फास्ट रिकॉल करोगे सवाल उतना तेज लेंगे। फिर आगे बढ़ो, इतनी बात पढ़ते ही आ जानी चाहिए। If their speeds are v and 2v at any instant. मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड 2v है। जब अट्रैक्शन से पास आएंगे, इधर देखो, अट्रैक्शन से पास आएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। Yes, sir. स्पीड बढ़ती जाएगी।
तो अब किसी मौके पर किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड भी है, इसकी 2 भी है, फिर Then the speed of center of mass of the system will be. आप बताओ, वही चीज लगाओ। सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? शुरू में क्या थी? कौन सी? शुरू में क्या थी? शुरू Rest, zero. जीरो थी Last में भी zero ही। लास्ट में भी जीरो होगी इंटरनल फोर्स। बस तुम्हें सॉल्व कर दिया ना, आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ, सही है ना? अब वीडियो कट कर दो।